हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल थिंकर्स की जो हम वीडियो पढ़ रहे हैं और उसी में अधिकार हमारा टॉपिक चल रहा था। और अधिकार में ही आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, अधिकारों के सिद्धांत। ठीक है, अधिकारों के सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहले हम उदारवादी मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि अधिकार के बारे में क्या दृष्टिकोण है उदारवादियों का, मार्क्सवादियों का। ठीक है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी पॉलिटिकल थिंकर्स की। और ये करीब 43 जो है वो वीडियो है। इससे इतनी वीडियो मैं अब तक अपलोड कर चुकी हूँ और काफ़ी वीडियो की पीडीएफ भी हैं। कुछ वीडियो की जो नहीं है वो अब मैं अपलोड धीरे धीरे कर दूंगी। ठीक है। और देखिए, टीजीटी हो, पीजीटी हो और या यूसी नेट के हो एग्जाम, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आप यूसी नेट का जो सेकंड यूनिट है उसमें ये सब चीज़ें हैं उसमें। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मैं इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो अब अपलोड करना शुरू करूँगी। ठीक है, लेकिन लेक्चर वीडियो जरूर देखें और जिससे आपकी अच्छी तरीके से थोड़ा सा डीपली नॉलेज आपको हो जाए तो आपके क्वेश्चन फिर गलत नहीं होंगे। ठीक है। और लास्ट टाइम में मैं प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही कोशिश करूंगी इसी नेट के प्रैक्टिस सेट कराने की। ठीक है। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो अधिकार का हमने पहला टॉपिक पढ़ा था और अधिकार की परिभाषा क्या है, अधिकार क्या है, ये सब चीजें हमने जान ली थी पिछली वीडियो में। तो आज हम यहाँ से अधिकारों के सिद्धांत क्या है। तो अधिकारों की धारणा समय, परिस्थिति तथा विभिन्न दार्शनिकों के दृष्टिकोण के अनुसार, जो भी दार्शनिक है सबके अपना अपना दृष्टिकोण होता है, सबका अपना अपना नजरिया होता है। मतलब दृष्टिकोण मतलब नजरिया, अपने नजरिए से किसी चीज को आप अपने नजरिए से देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, लेकिन वही चीज कोई दूसरे नजरिए से देखता है तो उसे क्या होती है, वो चीज पसंद नहीं आती। ठीक है। तो नजरिए का, सबकी सोच का, सबकी धारणा का फर्क होता है। तो यह है कि सभी विभिन्न दार्शनिकों ने दृष्टिकोण के अनुसार ये धारणा जो है वो क्या है, वो बदलती रही है समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ अधिकारों की। ठीक है। उन्हें कभी प्राकृतिक, कभी सामाजिक और वह व्यक्तिगत तथा कभी ऐतिहासिक संदर्भ में रखकर देखा गया। ठीक है। अधिकार को कभी तो प्राकृतिक, ठीक है, कभी क्या है सामाजिक सोशल, और कभी पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत तरीके से उसे ऐतिहासिक तरीके से भी संदर्भ में रखकर देखा गया। परंपरागत दृष्टिकोण जो है उसके अनुसार अधिकारों के कुछ उदारवादी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ठीक है। जो परंपरागत दृष्टिकोण है एक तरीके से उसके अनुसार। ठीक है। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो यह अधिकारों का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है क्योंकि नेचर के साथ है। नेचर की शुरुआत सबसे पहले हुई, बाद में धीरे धीरे और चीजें आई। तो नेचर के अनुसार प्राकृतिक अधिकार, अधिकारों का सिद्ध, यह अधिकारों का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसकी क्या मान्यता है या क्या मानते हैं कि प्रकृति कुछ निश्चित अधिकारों की निर्मात्री है, यानी प्रकृति है जो बहुत सारे अधिकारों की, बहुत सारे चीजों की, बहुत सारे कर्तव्यों की, मूल्यों की क्या है, निर्मात्री, यानी वो निर्माण करता है, वो निर्माण प्रकृति करती है। नेचर बहुत सारे कार्यों का क्या करता है, निर्माण करता होता है। जिसका चरित्र विश्वव्यापी, विवेक संगत, अस्थाई एवं अपरिवर्तनीय है। ठीक है। जिसका चरित्र कैसा है, विश्वव्यापी है, विवेकशील है, सोचने विचारने की क्षमता है, अस्थाई है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, अपरिवर्तनीय है क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण है। परंपराएं, मूल्य, ये सब अपरिवर्तनीय होते हैं, बदलते नहीं है। ठीक है। जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं, परंपराएं जो है वो वही रहती हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत बदलाव आता है लेकिन इतने इस तरीके से बिल्कुल बदला नहीं जा सकता। तो ये क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ इनमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर होता है। तो प्राचीन यूनान के स्टोइक विचारक समानता के अधिकार को प्रकृति की देन मानते हैं, यानी जो सबको समान समझने की तरीका है, यानी सबको समान समझना, यह क्या है, प्रकृति ने सिखाया है, प्रकृति की देन है, यह मानते हैं प्राचीन यूनान के यूनानी विचारक। ठीक है।
जेपोलिवियस तथा सिसरो जैसे रोमन विचारकों ने भी प्रकृति के कानून पर बल दिया है। तो सिसरो जैसे जो विचारक हैं, थिंकर्स हैं, वो प्रकृति के कानून पर उन्होंने बल दिया है, नेचर के कानून के बल पर उन्होंने क्या किया है, उस पर जोर दिया है, उस पर बल दिया है। उनका कहना है कि राज्य के कानून को उनके अनुरूप होना चाहिए। जो राज्य का कानून है वह उसके अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि मानव अपनी बौद्धिक शक्ति द्वारा प्रकृति के कानूनों को समझ सकता है। ये कहते हैं कि मानव के अंदर इतनी विवेक शक्ति होती है, इतनी समझ होती है, इतनी बुद्धि होती है कि वह जो प्राकृतिक कानून होते हैं वह उनको समझ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में यह सिद्धांत संविदावादी विचारकों ने द्वारा व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार कुछ अधिकार राज्य की स्थापना से पूर्व विद्यमान थे। ये क्या कहते हैं, संविदावादी विचारक ये कहते हैं कि कुछ अधिकार जो थे, ठीक है, वो राज्य की स्थापना जब नहीं हुई थी, ठीक है, राज्य की स्थापना बाद में हुई है, जब प्राचीन समय में राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, इनका कहना है कि तब से ही ये अधिकार मौजूद थे, प्राकृतिक जो अधिकार हैं, जिन्हें जन्मजात या प्राधिकृत अधिकार कहा जाता है। ठीक है, इसकी रक्षा के लिए ही क्या किया व्यक्ति ने, व्यक्ति के अपने अधिकार होते थे, सबके अपने अधिकार होते हैं, आपके भी अपने अधिकार है, हमारे भी अपने अधिकार है। तो व्यक्ति राज्य तथा समाज की स्थापना अपने अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति ने राज्य की तथा समाज की स्थापना करता है। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार के समर्थकों में कौन कौन है वैज्ञानिक, ठीक है, लॉक हैं, ठीक है, रूसो हैं, मिल्टन हैं, थॉमस पेन है, ब्लैकस्टोन है, आदि विचारकों के नाम इसमें उल्लेखनीय है, जो प्राकृतिक अधिकार यानी नेचर के अनुसार, क्योंकि रूसो ने भी तो कहा था कि व्यक्ति को खुला स्वतंत्र छोड़ दो, उसे जंजीरों में मत जकड़ो। ठीक है, क्योंकि रूसो का कहना था कि व्यक्ति जो है वो क्या है, वो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हम उसे जंजीरों में क्या करते हैं, जकड़ देते हैं। तो इनका कहना है रूसो का कि मनुष्य को, व्यक्ति को जंजीरों में मत जकड़ो, उसे खुला छोड़ दो, स्वतंत्र दो। जब उसे चोट पहुंचोगी, उसे किसी काम को करने से परेशानी होगी, तो वो नेचर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति उसको खुद दंड देगी, रूसो का कहना था। ठीक है, इसी तरीके से लॉक, मिल्टन, थॉमस पेन, ब्लैकस्टोन आदि विचारकों के नाम इसमें उल्लेखनीय है। इनका कहना है कि यह सब नेचर के द्वारा ही है। हॉब्स ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। हॉब्स ने जीवन के अधिकार को क्या माना है, प्राकृतिक अधिकार माना है, जिसका राज्य या पशुता संपन्न शासक भी नहीं कर सकता। ठीक है, इन्होंने भी राज्य क्या है, जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में लॉक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लॉक जो है उनका नाम उल्लेखनीय है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार माना है। जो जीवन है उसे स्वतंत्र होना चाहिए, जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो स्वतंत्र होनी चाहिए। संपत्ति को भी इन्होंने प्राकृतिक अधिकार माना है। ठीक है, यानी संपत्ति अर्जन करना, संपत्ति अपने पास रखना, ठीक है, वो भी एक तरीके से प्राकृतिक अधिकार होना चाहिए लॉक के अनुसार। यदि राज्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है, तो लॉक के मत में इसके प्रति विद्रोह करना उचित होगा। यानी अगर राज्य जो है वो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है, क्योंकि राज्य को अधिकारों की रक्षा के लिए निर्मित किया गया है। ठीक है, तो अगर राज्य अधिकारों की हमारे रक्षा नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना है, विद्रोह करना है, ये कहता है लॉक। और पहले की वीडियो मैंने हॉब्स, लॉक, रूसो ये सब पढ़ाया हुआ है,
और प्लेटो आदि पढ़ाया हुआ है, तो आप एक बार डिटेल में जरूर जाएंगे तो उसमें हॉब्स के, लॉक के, रूसो के सबके विचार आपको अच्छी तरीके से पूरा मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा डीपली नॉलेज हो जाए। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर, यहाँ तक कि एक दूसरे के शरीर पर भी प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। ये हॉब्स कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु पर, हर वस्तु पर, हर चीज पर, एक दूसरे, यहाँ तक कि एक दूसरे के शरीर पर भी मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत ने अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में कहा गया कि सभी मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं। कब? 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई, तब कहा गया कि मनुष्य जो हैं, सभी मनुष्य क्या हैं, वो सब समान उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, मनुष्य तो समान उत्पन्न होता है, उसमें तो कोई भेद नहीं होता। और ईश्वर ने मनुष्य को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त किए हैं, तो ईश्वर ने खुद ही मनुष्य को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त किए हैं, जिसमें नवीन स्वतंत्रता और सुख की खोज प्रमुख है। यानी सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उन्हें अपने सुख की खोज करना चाहिए। ना, जिन कार्यों से उन्हें करने से सुख मिले वह उन्हें ढूंढना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व के नारे के साथ प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया गया। ठीक है, बहुत मशहूर क्रांति थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व के नारे के साथ प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की घोषणा पत्र 1988 1948 सॉरी, ठीक है, 1948 यानी 1948 में भी प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों के घोषणा पत्र 1948 में भी प्राकृतिक जो अधिकार है, नेचर के अधिकार हैं, उसे मान्यता प्रदान की गई है। और इसी सिद्धांत के अनुसार आधार पर वर्तमान में भोजन है, वस्तु है, निवास है और आजीविका यानी जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जीविका को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना गया है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को भोजन के लिए और जरूरत की जो वस्तुएं है उसके लिए, रहने के लिए और उनको जीविकोपार्जन के लिए यानी अपनी जीविका के साधन जुटाने को, इनको सबको क्या माना गया है? प्रत्येक व्यक्ति को माना गया है कि यह उनका प्राकृतिक अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? प्राकृतिक अधिकार में आती हैं। 17वीं शताब्दी के अनेक दार्शनिकों ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर निरंकुश राजाओं के दैवी अधिकारों का क्या किया? खंडन किया। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर निरंकुश राजाओं के दैवी अधिकारों का जो है खंडन किया गया। यानी जो दैवी शक्ति के अनुसार वो जो अधिकार हैं, जो निरंकुश राजा थे, ठीक है, उनके उनके जो दैवी अधिकार हैं उनका क्या किया गया? खंडन किया गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है, जिसे आप मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, तो जरूर आप बाद में भी पढ़ सकते हैं और जो जरूरी पॉइंट लगे आप उसे नोट भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, इससे थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाने में और इंटरेस्ट भी आता है, और नहीं तो फिर मन नहीं करता पढ़ाने का। फिर अगर आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे, नहीं अच्छा लगेगा, तो फिर मन नहीं करता। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और 1789 की बहुत क्रांति जो थी वो देखिए काफी मशहूर क्रांति थी, और इसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व के नारे के साथ प्राकृतिक अधिकारों का इसमें समर्थन किया गया था। ठीक है, और आगे चलते हैं, आलोचना देखते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट हो गई, और उसके बाद कोई भी चीज हो, कितनी भी अच्छी हो, और उसकी आलोचना भी जरूर होती है। उसके दो पहलू होती हैं। ठीक है, एक उसका पहलू होता है जो उसकी अच्छाई की तरफ जाता है, दूसरा पहलू जो उसमें से कमियां या बुराइयां
खोजी जाती हैं। ठीक है, हर चीज अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ उसमें क्या होता है, उसमें कितनी भी अच्छी हो लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर होती है। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से एक बात याद आ रही है कि मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि मैं पढ़ती थी जब, और मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास कर रही थी, तो हमारी मैम थी, पढ़ा रही थी। तो उन्होंने एक चीज बताई थी पढ़ाते समय, कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो वहाँ के राजा लुई 16वें थे उस समय। और जब उस समय वहाँ के रानी थी जो मैरी, तो 16वें थे, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हमें रोटी दो, हमें रोटी दो। और बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए थे, लोगों की भीड़ हो गई थी। ठीक है। और जब भीड़ हो गई, लोग कहने लगे राजा के से मांगने लगे कि हमें रोटी दो, हमें भूख लगी है, हमें रोटी दो। जो वहाँ की लैंग्वेज थी उसमें बोला। तो मतलब वो लोग इतने ज्यादा, कभी उन्होंने गरीबी नहीं देखी थी, तो रानी ने कहा कि अगर तुम लोगों के पास रोटी नहीं है तो तुम लोग ब्रेड क्यों नहीं खाते हो। मतलब इस तरीके से रानी ने बोला था। तो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब कि आदमी जब बहुत अमीर होता है तो उसे यही नहीं पता होता है कि रोटी का कितना महत्व है। उसने कहा कि जब तुम्हें जो आदमी रोटी नहीं खा पा रहा है तो ब्रेड कहाँ से खाएगा। तो इस तरीके से बताया था, तो हमें बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लगा। तो ये सारी चीजें हैं कि हर चीज में कुछ ना कुछ इस तरह, लेकिन देखिए धीरे धीरे जब आदमी की बर्दाश्त की वो हो जाती है तो क्रांति पे आदमी उतर आता है इंसान। ठीक है, तो मनुष्य क्या करता है, क्रांति करता है। तो इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ भी 1857 की क्रांति हुई, तो इसी तरीके से वहां भी राजा और के इनके खिलाफ मतलब लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि बहुत स्थिति खराब हो चुकी थी। तो आलोचना भी है इसमें, तो थोड़ा सा आलोचना देखेंगे। तो प्राकृतिक अधिकारों के आलोचक यह कहते हैं कि प्राकृतिक शब्द अपने में अस्पष्ट और क्या है, भ्रामक है। जैसा कि जीडी ऋषि ने प्राकृतिक शब्द के प्रत्येक अर्थ बताए हैं। समस्त ब्रह्मांड सृष्टि का निर्जन प्रदेश, पूर्व आदर्श या उद्देश्य आदि भी। तो ये जीडी ऋषि हैं जिन्होंने प्राकृतिक शब्द के कई अर्थ बताए हैं। इनका कहना है कि प्राकृतिक जैसे ब्रह्मांड है, वो भी तो प्राकृतिक है। बादल है, हवा है, नेचर में जो भी चीजें हमें मिली हैं सब कुछ प्राकृतिक है, नेचुरल है सब कुछ। सृष्टि का निर्जन है प्रदेश है, जो जैसे सृष्टि ने रचना की है, ये सब कुछ प्राकृतिक है। आदर्श है, उद्देश्य क्या है, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। इनका कहना है जीडी ऋषि। तो इन्होंने बहुत सारे अर्थ बताए हैं प्राकृतिक के। ठीक है, यानी आलोचना की है इन्होंने कि प्राकृतिक कैसे, किसको कह सकते हैं आप, प्राकृतिक तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, आलोचना किया है। फिर है प्राकृतिक अधिकारों की सामान्य सूची के संबंध में विद्वान एक मत नहीं हुए। कह रही हूँ ना कि सबके अलग अलग मत होते हैं, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी व्यू हो, सब अपना अपना व्यू होता है, सबका अपना अपना नजरिया होता है। तो सब लोग एक मत इसके बारे में नहीं है, यानी सभी नहीं मानते कि प्राकृतिक अधिकार क्या होने चाहिए, क्या प्राकृतिक अधिकार में आनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए जैसे अरस्तु। तो अरस्तु जैसा कि आप जानते हैं कि महान विचारक थे, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। ठीक है। और जैसे विचारकों ने दासता को प्राकृतिक अधिकार माना, जबकि अन्य इस मत की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है, जबकि अन्य क्या करते हैं, इस मत की निंदा करते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार अस्वीकार करते हैं। ठीक है, अरस्तु जैसे विचारक जो है दासता को अधिकार मानते हैं प्राकृतिक, यानी अगर प्राकृतिक अधिकार क्या है, ये दासता मानते हैं, जकड़ा हुआ मानते हैं। ठीक है, क्योंकि यह प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकार करते हैं। तो लास्की ने बात को लक्ष्य करके लिखा है कि अधिकारों की कोई अस्थायी अपरिवर्तनीय सूची निर्मित नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो लास्की ने बात को लक्ष्य करके लिखा है कि अधिकारों की कोई अपरिवर्तनीय सूची निर्मित नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी कोई इसकी अपरिवर्तनीय सूची नहीं है, लास्की ने कहा है। ठीक है, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए इसे अलंकारिक बकवास कहा। इन्होंने तो सीधे सीधे क्या कहा है, बकवास ही बता दिया है कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, बकवास है।
बेंथम की भी एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सुख और दुख। बेंथम ने सुख और दुख को बराबर रखा। फिर उसके बाद उनका कहना है कि अगर इनको एक तराजू में आपको तौलना चाहिए, एक तरफ सुखों को, मात्रा जो है सुखों को, और एक तरफ दुखों को। ठीक है, अगर आपकी जीवन में दुखों की ज्यादा है मात्रा, या दुख आपके जीवन में ज्यादा है तो आप दुखी हैं, अगर सुख ज्यादा है तो सुखी। इस तरीके से इन्होंने तुलना की थी। और सुखी वही है जिसके जीवन में सुखों की मात्रा अधिक हो, यानी उसे अधिक कार्य करने से, जो भी कार्य करता है उसे सुख की अनुभूति हो। तो एक तरफ दुख की हो और एक तरफ सुख की हो, तो उसकी जिसमें व्यक्ति ज्यादा खुश है अगर, तो इन्होंने भी ये चीज कही थी। तो ये भी इसकी क्या करते हैं, बेंथम भी प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हैं, और इन्होंने सीधे ही कहा कि अलंकारिक बकवास है। यह सिद्धांत अविवेकपूर्ण है, क्योंकि आदि समाज में व्यक्तिगत अधिकारों की कल्पना मात्र हास्यास्पद है। यानी आदि समाज में, यानी आदिम समाज, ठीक है, आदिम समाज में क्या था, लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों को मार मार देते थे, जानवरों को भी मार देते थे। अगर प्राकृतिक अधिकारों पर बात की जाए तो जानवरों को भी तो, वो भी तो एक तरीके से उनके अंदर भी जीव है, लेकिन उनको भी मार देते थे। जानवरों की छोड़ो, दूसरे आदमियों को भी लोग अपने खाने के लिए, अपने जीने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, खुद के जीवन के लिए क्या करते थे, दूसरों का मार देते थे। ठीक है, तो ये यही कहते हैं कि अगर आदिम समाज जो था, वो समाज के अंदर इतनी क्या थी, इतना परिवर्तन नहीं था, उनकी सोचने विचारने की इतनी शक्ति नहीं थी, पशुता भरा समाज था। ठीक है, तो उनके बारे में अगर ऐसी बात कही जाए कि नहीं ये सब प्राकृतिक अधिकार हैं, तो ये कहते हैं कि यह, अगर यह सिद्धांत क्या है, अविवेकपूर्ण है, इसमें कोई विवेक नहीं है। आदिम समाज के बारे में अगर व्यक्ति बात की जा रही, व्यक्तिगत अधिकारों की, सबके व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित रहें, या सब प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्तिगत है, तो ऐसा सोचना भी हंसी के काबिल है, यानी हास्यास्पद है। ठीक है, कल्पना मात्र कहा जा सकता है, क्योंकि उस समाज के बारे में ऐसी बातें नहीं कही जा सकती कि व्यक्तिगत अधिकार सबको मिले होंगे या मिलने चाहिए थे। ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए तो राज्य के निर्माण के पश्चात ही अधिकार अस्तित्व में आए। अगर बात की जाए, आदिम समाज तो पहले था, राज्य का निर्माण बाद में हुआ। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो राज्य का निर्माण हुआ है, उसके बाद हमारे अधिकार वो अस्तित्व में आए हैं आज। ठीक है, तभी अधिकार आए हैं, पहले नहीं थे। कोई अधिकार किसी को नहीं मिलता था, सब अपना जीने के लिए लड़ाई कर करके जीते थे। तो अधिकार तभी मान्य हो सकते हैं, क्योंकि समाज से पृथक अधिकारों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। ठीक है, जब समाज बना है, लोग मिलकर रहने लगे, आवश्यकता हुई राज्य की, महसूस हुई, तभी जाकर क्या हुआ, व्यक्तिगत अधिकारों का महत्व समझ में आया, और यह चीज समझ में आई कि सबको कुछ व्यक्तिगत अधिकार अपने मिलने, सबको जीवन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सबको अपने जीने के लिए, जीविका का पालन करने के लिए अपने साधन जुटाने चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं क्योंकि समाज से पृथक अधिकारों का कोई भी अस्तित्व हो ही नहीं सकता है, अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो यानी इनका कहना है कि यह सिद्धांत अविवेकपूर्ण है, हास्यास्पद है, और ये अधिकार तभी मान्य हो पाएंगे जबकि जो है राज्य हो, समाज हो। ठीक है, तो आदिम समाज में व्यक्तिगत अधिकारों की बात करना ठीक नहीं है। गिल क्राइस्ट कहते हैं कि अधिकार की उत्पत्ति इसी तथ्य से हुई है कि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। हम और आप क्या है, सामाजिक प्राणी हैं। ठीक है, हम समाज में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, जानवर भी अपने समाज में ही रहना चाहते हैं, बंदर हैं तो बंदरों के साथ ही रहना चाहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब, लेकिन मनुष्य की तरह कोई भी सामाजिक प्राणी, जितनी मनुष्य में है उतनी किसी में सामाजिकता नहीं होती है, किसी भी। ठीक है, तो मनुष्य को इसीलिए एक सामाजिक प्राणी माना गया है, कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अधिकार पूर्ण निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह स्वतंत्र नहीं बल्कि कर्तव्यों से प्रतिबंधित हैं। यानी हमारे जो भी अधिकार होते हैं, क्या है वो, ऐसे तो नहीं मनमानी हमारे अधिकार है, हमें कर्तव्यों की बेड़ियों में जकड़ा गया है। यानी हमारे अधिकार हमें दिए गए हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें कुछ कर्तव्य भी करने हैं, कुछ कुछ कर्तव्यों का पालन भी हमें करना है। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट। तो उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद
प्राकृतिक अधिकारों की यह महत्ता है कि यह आग्रह करता है कि राज्य ऐसी परिस्थितियों, ठीक है, राज्य ऐसी परिस्थितियों और ऐसी सुविधाएं उत्पन्न करे कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक, यानी सब कुछ क्या है, जो भी आलोचनाएं हैं उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, इतनी आलोचनाएं होने के बावजूद भी अधिकार की अपनी महत्ता है और वह महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, प्राकृतिक अधिकार क्या है, वह फिर भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसकी वह यह आग्रह करता है कि राज्य जो है, ठीक है, राज्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे, ठीक है, राज्य क्या करे, ये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे क्या हो कि लोगों को सुविधाएं उत्पन्न हो, लोगों को परेशानी ना हो और लोगों को क्या हो, सुविधाएं उत्पन्न हो पाए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी क्या करना है, राज्य को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिससे सुविधाएं उत्पन्न हो जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का जो है व्यक्ति का के व्यक्तित्व का विकास तभी हो पाएगा ना जबकि उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी, उसे अधिकार मिलेंगे, उसे कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, तभी तो उसके सारी चीजें उसकी सुरक्षित रह पाएंगी, ठीक है। वर्तमान समय में भारत में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अमेरिका में मौलिक अधिकार हैं, सोवियत रूस में जो मौलिक अधिकार हैं, आदि देशों के संविधान में, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, हमारे 6 मूल अधिकार हैं, तो उनकी व्यवस्था की गई है और हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं मूल रूप से, और 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो वह अधिकारों की इसी धारणा पर वो आधारित हैं, ठीक है। तो इसी धारणा पर वो आधारित हैं और ठीक है। तो वर्तमान समय में भारत में, सोवियत रूस में आदि देशों के संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई हो वो इसी के अंतर्गत आते हैं और इसी धारणा पर वो क्या है, आधारित होते हैं, ठीक है। तो अब हमने इतना हमने इसमें पढ़ लिया है 2 पार्ट, और आलोचना भी आज हमने इसकी पढ़ ली है। तो अधिकारों का हमने एक उदारवादी सिद्धांत हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। और अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अधिकारों का हम कानूनी सिद्धांत पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद हम अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत पढ़ेंगे। तो अगली बार में हम पढ़ेंगे कानूनी अधिकारों का जो है सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ये वही होगा। और अभी हमने अधिकारों के सिद्धांत में उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अगला हमारा कानूनी होगा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक। तो ये हम 3-4 वीडियो में मैं इसे कंप्लीट कराऊंगी अच्छे से, और जिससे कि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में भी आए। और प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो जरूर कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं इसलिए डीपली पढ़ाती हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से चीजें याद रहे, नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर तो मैं कहीं से भी उतार के पढ़ा सकती हूँ, और लेकिन आपको अगर इस तरीके से डीपली नॉलेज होगी तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पूरी जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।